प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया। उसमें हमने देखा कि हमने भारत के लोक शब्द के भावार्थ को समझा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के भावार्थ को समझा। आज हम आगे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हैं का अध्ययन करेंगे। आज हम उसका अगला बिंदु जो समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है उसके बारे में देखेंगे कि प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का यह तात्पर्य है कि भारत नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवाद है। अर्थात भारतीय नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवाद है, जिसका तात्पर्य सामाजिक संगठन के ऐसे सिद्धांत से है जो उत्पादन के साधनों, पूंजी, संपत्ति आदि का संपूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रण तथा स्वामित्व का समर्थन करता है। अर्थात समाजवाद के माध्यम से उत्पादन के साधनों, संपत्ति आदि पर समाज के संपूर्ण सदस्यों का नियंत्रण और स्वामित्व होना चाहिए तथा समाज के सभी वर्गों के हित के लिए वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था करता है। संविधान सभा में ही अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान के सभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा यह सदस्यों का विचार था कि संविधान को किसी एक विशेष विचारधारा के साथ जोड़कर उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। अर्थात कुछ सदस्य चाहते थे कि हम भारत को समाजवादी राज्य घोषित कर दें, लेकिन संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें भारत को समाजवादी राज्य घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अभी स्वतंत्र हुआ है और उसको किसी एक विचारधारा के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। तो संविधान सभा में ही अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को इस समाजवादी राज्य घोषित करें, लेकिन कुछ सदस्यों ने कहा कि भारत को समाजवादी राज्य घोषित करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। और अंत में जो दूसरा विचार था कि भारत को एक विचारधारा से ना जोड़ें और समाजवादी राज्य घोषित नहीं करें, इस बात को मान लिया गया और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। जो समाजवादी शब्द है, यह जो संविधान की मूल प्रस्तावना थी उसमें यह शब्द नहीं था, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला है पंथ निरपेक्ष, कि पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। जो संविधान की शुरू की प्रस्तावना थी उसमें भी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो प्रचलित सभी धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा तथा किसी धर्म को न तो संरक्षण प्रदान करेगा और न राज्य का कोई विशेष अपना धर्म होगा। अर्थात राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, राज्य का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं होगा। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला शब्द प्रस्तावना में है वो है लोकतंत्र गणराज्य, कि संविधान की
प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। शासन की पद्धति प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की है। शासन शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार न होकर शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। कि भारत के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। शासन व्यवस्था के अनेक रूप हैं, लोकतांत्रिक, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, बहुत सारे रूप होते हैं। तो भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शासन को स्थान दिया गया है और कहा गया है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के भी दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत के अंतर्गत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसको प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। क्योंकि भारत की जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल विशाल है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है और उसमें अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को महत्व दिया गया है। अर्थात भारत में शासन व्यवस्था का संचालन जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात जिसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वंशानुगत आधार पर नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, और उसका निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कोई वंश परंपरागत राजा नहीं, जैसा कि ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत होता है। जहाँ राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है, लेकिन भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है।